अप्रिशिएट होगा, प्राइस बढ़ेगा, बुल मार्केट आएगा तो 10 गुना 20 गुना 100 गुना प्राइस हो जाएगी। सबसे स्ट्रॉन्ग वैल्यू कैप्चर मॉडल जिसको बोल सकते हैं वो उसको टोकन को बाई करते हैं, उसकी सप्लाई को स्टेक करते हैं, उसके आगे वैल्यू बढ़ सकती है। अभी उन्होंने ब्लॉकचेन क्रॉस चेन का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया CCI। अभी अपन बात करते हैं वैल्यू कैप्चर की। सो वैल्यू कैप्चर या फिर वैल्यू एक्यूरेल मॉडल ये क्या होता है? सो वैल्यू कैप्चर ये है कि आप कोई टोकन बाई कर रहे हो तो उस टोकन बाई करने का आपको क्या फ़ायदा है, राइट? या तो उसकी प्राइस बढ़ रही है या फिर आपको होल्ड करके उसका कुछ तो इंटरेस्ट मिल रहा है, यील्ड मिल रहा है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है। लाइक कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, तो आप टोकन क्यों बाई करोगे? तो जनरली तो लोग इसलिए बाई करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि प्राइस अप्रिशिएट होगा, प्राइस बढ़ेगा, बुल मार्केट आएगा तो 10 गुना 20 गुना 100 गुना प्राइस हो जाएगी। बट कई लोग इसलिए भी बाई करते हैं कि ये टोकन मैंने अभी बाई किया है तो इस पर मेरे को 20% रिटर्न मिल जाएगा साल भर का, 50% रिटर्न मिल जाएगा। तो लोग रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बाई करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से बाई करते हैं, उसके हिसाब से वैल्यू कैप्चर मॉडल जो है वो डिसाइड होता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि कौन कौन से वैल्यू एक्यूरेल मॉडल या कौन कौन से वैल्यू कैप्चर मॉडल्स होते हैं और कौन कौन से पॉपुलर वैल्यू कैप्चर मॉडल्स होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला आता है, जो काइंड ऑफ सबसे स्ट्रॉन्ग वैल्यू कैप्चर मॉडल जिसको बोल सकते हैं, वो होता है स्टेक फॉर एक्सेस। सो स्टेक फॉर एक्सेस का जो मॉडल है वो इस टाइप से है कि कई सारे ऐसे प्रोटोकॉल है जहाँ पे आपको उनके प्रोटोकॉल को यूज़ करना है, उनकी सर्विस को यूज़ करना है। तो उसके लिए उनके जो टोकन होते हैं उनको स्टेक करना होता है। आप स्टेक करोगे तभी आपको एक्सेस मिलेगा उनकी सर्विस का या उनके प्रोडक्ट्स का। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्राफ प्रोटोकॉल है, ग्राफ प्रोटोकॉल जो होता है वो ब्लॉकचेन की डेटा को इंडेक्स करता है। तो आपको अगर कोई डैप बनानी है, आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, उस पर डेटा की रिक्वायरमेंट है तो ग्राफ प्रोटोकॉल से आप ले सकते हो। बट जब ग्राफ प्रोटोकॉल से आप डेटा लेने जाते हो तो आपको ग्राफ प्रोटोकॉल को पे करना होता है। सो पे करने के लिए आपको GRT की सप्लाई स्टेक करनी होती है। आप स्टेक करोगे तभी एक्सेस कर पाओगे। सो ये जो मॉडल होता है उसको स्टेक फॉर एक्सेस बोलते हैं, कि आप सप्लाई स्टेक करो फिर आप एक्सेस करो। एग्जाम्पल के लिए चेन लिंक की अगर बात करते हैं तो चेन लिंक के जो डेटा ओरेकल के प्रोडक्ट्स है, अगर डेटा ओरेकल के जो उनके प्राइस फीड है, उनका जो भी डेटा अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना है तो उस केस में आपको लिंक की सप्लाई स्टेक करनी होती है, तभी आप एक्सेस कर पाते हो। तो जो स्टेक फॉर एक्सेस का जो मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है कि उसमें जब आपका जो प्रोडक्ट है अगर पॉपुलर है, उसको लोग यूज़ कर रहे हैं, डेवलपर यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशंस यूज़ कर रही है, तब तक लोग उसको टोकन को बाई करते हैं, उसके सप्लाई को स्टेक करते हैं और उसके आगे जाके वैल्यू बढ़ सकती है। तो चेनलिंक एज ए प्रोडक्ट काफ़ी सॉलिड प्रोडक्ट है। कई सारे डेवलपर उसको यूज़ करते हैं, आगे जाके और भी उसकी यूज़ केस बनेंगे। अभी उन्होंने ब्लॉकचेन क्रॉस चेन का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया CCIP, तो उसका भी काफ़ी यूज़ आएगा। सो चेनलिंक एज ए प्रोजेक्ट अगर स्टेक फॉर एक्सेस की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। सो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू कैप्चर मॉडल होता है, जो जनरली ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर जो टोकन है उसके पीछे जो प्रोजेक्ट है वो अगर उसका बिजनेस बढ़ता है, कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर है, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, डेवलपर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो टोकन है वो उसकी स्टेकिंग होती रहेगी, उसकी सप्लाई मार्केट में जाती रहेगी और उसके हिसाब से बाइंग प्रेशर आ सकता है। और अभी अपन बात करते हैं सेकंड जो वैल्यू कैप्चर मॉडल है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, स्टेक फॉर एक्सेस जैसा ही होता है, बट उसके अंदर टोकन को बर्न करना होता है और फिर आपको मिंट करना होता है एक्सेस। तो उसका मॉडल जो होता है उसको बोलते हैं बर्न एंड मिंट। सो बर्न एंड मिंट के मॉडल में अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म का प्रोडक्ट यूज़ करना, सर्विस यूज़ करनी है, तो उस पर उनकी जो टोकन है वो आपको बाई करने होते हैं, फिर उनको बर्न करना होता है, फिर आपको एक्सेस मिलता है। और एक्सेस में कहीं ना कहीं आपको NFT मिल जाता है या फिर कोई क्रेडिट मिल जाता है। उस क्रेडिट को यूज़ करके आप उसका जो प्लेटफॉर्म है या जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ कर सकते हो। उसका एग्जांपल है रेंडर नेटवर्क। सो रेंडर नेटवर्क की अगर बात करते हो तो रेंडर नेटवर्क के अंदर आप 3D रेंडरिंग कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज 3D रेंडरिंग का प्लेटफॉर्म है। सो उसमें 3D रेंडरिंग की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम लगती है, तो लोगों को वहाँ पे अफोर्डेबल भी होता है। सो यहाँ पे ये अफोर्डेबिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो डिसेंट्रलाइज अल्टरनेटिव है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज की सर्विस होगी या डिसेंट्रलाइज इंडेक्सिंग की सर्विस होगी या डिसेंट्रलाइज रेंडरिंग की सर्विस होगी, चाहे जैसे रेंडर प्रोटोकॉल है, अगर ये कम कॉस्ट में आपका काम करके दे रहा है, अगर रेंडर नेटवर्क पे आप कोई भी जॉब उस पर बना रहे हो जिस पे कॉस्ट आपको एग्जांपल के लिए $2 लग रही है और वही आप किसी सेंट्रलाइज सर्विस के पास जा रहे हो, वो आपको $20 चार्ज कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप तो डिसेंट्रलाइज अल्टरनेटिव के पास जाओगे, रेंडर नेटवर्क के पास जाओगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट वहाँ पे कम लग रही है। तो उस केस में आप टोकन भी बाई करोगे, उसको बर्न भी करोगे और मिंट भी करोगे। तो जब तक ये जो प्रोजेक्ट है, जो भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जो डिसेंट्रलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की, और अगर ये काफ़ी कम कॉस्ट पे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स का एक्सेस दे रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में उसका यूज़ होने वाला है, Web3 में यूज़ होने वाला है, सो वहाँ पे उनका जो टोकन है उसका काफ़ी अच्छा वैल्यू कैप्चर हो सकता है
और वो अच्छा टोकन वैल्यू कैप्चर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे टोकन कहीं ना कहीं आपको बर्न करना पड़ता है, तब आपको उसका एक्सेस मिलता है। सो स्टेक फॉर एक्सेस काफ़ी अच्छा एक वैल्यू एक्यूरल मॉडल होता है। और उसके बाद हमने बात किया बर्न एंड मिंट का, वो भी काफ़ी अच्छा वैल्यू कैप्चर मॉडल होता है या वैल्यू एक्यूरल मॉडल होता है। तीसरी बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की। सो प्रॉफिट शेयरिंग अभी रिसेंटली 1-1.5 साल से आप देखोगे स्पेशली बेयर मार्केट में, तो प्रॉफिट शेयरिंग का जो मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है स्पेशली जीएमएक्स के बाद। सो जीएमएक्स इज़ काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू एप्लीकेशन मतलब सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है अभी पिछले 18 महीने में जो राइज हुई है। सो जीएमएक्स इज़ काइंड ऑफ जहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, लिवरेज ले सकते हो, ऑन चेन ट्रेडिंग कर सकते हो, आपका वॉलेट कनेक्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हो, और सारा आप सब कुछ ऑन चेन होता है, वॉलेट में होता है, आपके पास कस्टडी होती है, तो काफ़ी सही है वो। तो जेएमएक्स ने मॉडल इंट्रोड्यूस किया कि जो भी जेएमएक्स के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना मतलब आपको कॉइन सप्लाई करने होते हैं, जो भी कॉइन के पेयर होते हैं, जैसे आपको ETH USDT का एक कॉइन का पेयर है, तो आपको ETH सप्लाई करना होता है, ETH डिपॉजिट करना होता है पूल के अंदर, जो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसके अंदर, और आपको USDT भी डिपॉजिट करना होता है। तो आप डिपॉजिट करोगे तो उसमें जो भी वो पूल के अंदर जो भी ट्रेडिंग होगी उस पूल के अगेंस्ट, तो वहाँ पे जो भी ट्रेडिंग इनकम वो जनरेट करेगा जेएमएक्स, तो वो आपके साथ शेयर करता है। तो 70% जो रेवेन्यू होता है वो शेयर किया जाता है जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, और 30% उनके साथ शेयर किया जाता है जो जीएमएक्स टोकन को होल्ड करता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग का जो मॉडल है वो यहाँ पे आया है, और जीएमएक्स ने इंट्रोड्यूस किया, फिर रेडियंट कैपिटल के अंदर भी है, और कई सारे अभी डिफाई के प्रोटोकॉल्स के अंदर आपको ये प्रॉफिट शेयरिंग का मॉडल मिलेगा। यूनिस्वैप के अंदर भी है, यूनिस्वैप के अंदर भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यूनिस्वैप ने इनफैक्ट सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे 100% रेवेन्यू जो होता है, जो लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं उनके साथ शेयर किया जाता है। वैल्यू कैप्चर खाली टोकन होल्डर के लिए भी नहीं है, डिफाई प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं उनके लिए वैल्यू कैप्चर क्या है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ब्लॉकचेन नेटवर्क की बात करते हैं या फिर मिडिलवेयर सर्विस की बात करते हैं, तो उस पर जो स्टेक कर रहे हैं या फिर जो वैलिडेटर्स है उनको कितना वैल्यू मिल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सो सबके लिए एक अलग अलग इंसेंटिव डिजाइन किया गया है, राइट। सो इंसेंटिव की बात है, तो प्रॉफिट शेयरिंग एक इंसेंटिव मिल रहा है होल्डर को, अगर होल्ड कर रहे हो, स्टेक कर रहे हो, आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है, जो वो कमा रहे हैं उसका शेयर आपको मिल रहा है। तो जब तक वो ग्रो हो रहा है आप भी ग्रो होगे, आपका स्टेकिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, आपको फायदा ही होने वाला है। सो ये भी काफ़ी अच्छा वैल्यू कैप्चर हो जाता है। अभी फोर्थ बात करते हैं गवर्नेंस पार्टिसिपेशन की। गवर्नेंस पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो जो डाओ होता है, डाओ के अंदर वोटिंग होती है, वोटिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट सारे डाओ में इतना वैल्यू नहीं मिल पाता। मतलब काफ़ी कम डाओ जहाँ पे ऐसा है कि आप इंटरेस्टेड हो गए डाओ ज्वाइन करने में, उन डाओ में ज़्यादा पोटेंशियल होता है जिनकी ट्रेजरी बड़ी होती है, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है ट्रेजरी में। जैसे मेंटल के पास काफ़ी $2.1 बिलियन के आसपास उनकी ट्रेजरी में फ़ंड पड़ा है, आर्बिट्रम के पास भी काफ़ी अच्छा खासा फंड पड़ा है। सो इस टाइप के जो बड़े प्रोजेक्ट के डाओ होते हैं, ऑप्टिमिज्म का डाओ काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो वहाँ पे ज्वाइन होने का फ़ायदा होता है। वहाँ पे अगर इस टाइप का उन्होंने प्रपोजल रखा हुआ है जहाँ पे जैसे ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, ऑप्टिमिज्म के पास एक खुद का टैक्स स्टेक है, एक खुद की टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है ओपी स्टेक करके, ओपी स्टेक को यूज़ करके कई सारे L2 लॉन्च हो रहे हैं। अभी उन्होंने एक नया प्रपोजल डाला है, उसमें एक ऐसा उन्होंने बताया है कि किसी भी L2 को ओपी स्टेक की टेक यूज़ करके लॉन्च करना है तो उसको उनका सुपर चेन का नेटवर्क यूज़ करने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो सुपर चेन एक ऐसा नेटवर्क वो बनाने वाला है जिसपे सारे ओपी चेन से आपस में कनेक्टेड हो गए, जो भी ओपी स्टेक की चेन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, आपस में उनका जो एसेट है वो ट्रांसफर कर पाएंगे, क्रॉस चेन कम्युनिकेशन इजीली इस्टेब्लिश हो जाएगा। उस पर वो शेयर्ड गवर्नेंस का मॉडल भी लेके आएंगे कि आप गवर्नेंस भी एक ही कॉइन जो है उसके थ्रू आप सारे डाओ की गवर्नेंस हैंडल कर सकते हो। तो अगर इस टाइप के प्रपोजल आते हैं, जैसे ओपी स्टेक का जो प्रपोजल है शेयर्ड गवर्नेंस का, उसमें जितनी भी सुपर चेन्स होगी उनका टोकन जो होगा एक ही होगा, ओपी टोकन सारी चेन्स को गवर्न करेगा। तो इस टाइप के जो डाओ है उस पर आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे, वहाँ पे काफ़ी अच्छा वैल्यू मिल जाता है। सो अगर उसकी बात करते हैं, डाओ की बात करते हैं, तो डाओ की अगर अभी हाल फिलहाल में बात करते हैं तो ओपी काफ़ी अच्छा डाओ है, ऑप्टिमिज्म का डाओ काफ़ी सही है, ओपी टोकन काफ़ी सही है, और आर्बिट्रम का डाओ भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है, मेंटल का डाओ काफ़ी प्रॉमिसिंग है। सो बट इसके एग्जांपल काफ़ी कम है, तो ये अच्छा वैल्यू कैप्चर मॉडल नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे 3-4 तो एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिए, बट ओवरऑल 90 से 95% जो डाओ होते हैं उस पर ज़्यादा अच्छा वैल्यू मिलता नहीं है। अभी अपन बात करते हैं हाइब्रिड मॉडल की। सो हाइब्रिड मॉडल की जब बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है BNB का। तो BNB एक ऐसा टोकन है जिसको आप स्टेक भी कर सकते हैं, जिसमें ट्रांजेक्शन फीस के अंदर भी BNB यूज़ होता है, BNB का यूज़ बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर भी होता है। सो 3-4 मल्टीपल उसके कहीं ना कहीं वैल्यू कैप्चर मॉडल्स हैं। सो BNB की यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि BNB के एक्सचेंज बिजनेस भी है, उनका चेन भी है, तो दोनों का टोकन एक ही है, लाइक इकोसिस्टम टोकन बना हुआ है। तो सिमिलरली आप मेंटल की अगर बात करते हो, मेंटल भी सिमिलरली और इकोसिस्टम टोकन है, उसकी भी काफ़ी डिफरेंट यूटिलिटी है।
तो मेंटल एज ए गवर्नेंस टोकन भी यूज़ हो सकता है, स्टेकिंग भी उसका यूज़ हो सकता है, इसका ट्रांजेक्शन फीस वगैरह में भी यूज़ होता है। सो इस टाइप से मल्टीपल यूटिलिटीज़ भी होती है, मल्टीपल वैल्यू कैप्चर मॉडल्स भी होते हैं कई सारे टोकन्स के। सो मेंटल और बीएनबी उसके दो प्राइम एग्जाम्पल है। अभी अपन बात करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू की। सो स्टोर ऑफ वैल्यू का वैल्यू कैप्चर काफ़ी सिंपल है कि ऐसा कॉइन जिसको आप काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए, 5 से 10 साल के लिए, और 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम पे अगर वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न दे पाए, तो वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाता है। जो गोल्ड के अल्टरनेटिव है या जो सिल्वर के अल्टरनेटिव है, वो कहीं ना कहीं स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर आ जाते हैं। तो उसमें बिटकॉइन जो है वो एक ओनली ऑप्शन है आज के टाइम पे जो स्टोर ऑफ वैल्यू उनको उसको बोल सकते हो। अभी अपन बात करते हैं 7th टाइप के वैल्यू कैप्चर मॉडल की, जिसको बोलते हैं स्टेकिंग। स्टेकिंग जो वो भी काफ़ी अच्छा वैल्यू कैप्चर मॉडल है। बस स्टेकिंग तभी ज़्यादा अच्छा वैल्यू कैप्चर मॉडल हो सकता है जब स्टेकिंग रेशो जो है वो बढ़ रहा है। जब आपका स्टेकिंग रेशो ही कम है, जैसे टोटल सप्लाई का सपोज 5-10% के आसपास स्टेक हुआ है, तो उसमें मज़ा नहीं है। जब स्टेकिंग रेशो जैसे 60% है, 70% है, 60-70% के आसपास सप्लाई स्टेक हुई है, तो उस केस पे काफ़ी सही हो सकता है। इथेरियम काफ़ी सही है, सोलाना काफ़ी सही है, कार्डानो भी काफ़ी सही है। सो स्टेकिंग इज़ अगेन ऑल्सो उस पर डिपेंड करता है किस टाइप से उसका एनुअल रिवॉर्ड है। एनुअल रिवॉर्ड किस टाइप से आ रहा है, कितना लुक्रेटिव है। अगर 10-12% मिल रहा है, 15% मिल रहा है, जहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, स्टेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका वैल्यू कैप्चर मिल जाता है। तो स्टेकिंग में ये है कि मेनली इस मोर लाइक कि अगर आपको जितना रिवॉर्ड मिल रहा है, जितना रिवॉर्ड आपको मोटिवेट कर रहा है स्टेक करने में, तो उसके हिसाब से आपको उसका वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो ड्राइव करता है। सो जितना रिवॉर्ड मिलेगा, जितना एनुअल रिवॉर्ड मिलेगा, और जितना उस एनुअल रिवॉर्ड जिस टोकन पे मिल रहा है वो टोकन की प्राइस उस हिसाब से स्टेबल है, तो वहाँ पे मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि अगर आपको टोकन का रिवॉर्ड सपोज 30-40% के आसपास रिवॉर्ड मिल गया, 30-40% के आसपास इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिल गया, बट टोकन की प्राइस ही 40-50% से नीचे डाउन हो गई और आप अल्टीमेटली लॉस में चल रहे हो, सो उस पर भी मज़ा नहीं है। सो यहाँ पे दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि टोकन की जो खुद की प्राइस है वो भी स्टेबल होनी चाहिए और ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए, और आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो भी जितना प्राइस डाउन हो रहा है उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, तब जाके आप ओवरऑल प्रॉफिट में होते हो। और उस लिहाज से अगर बात करें, सो इथेरियम एक अकेला ऐसा कॉइन है जो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है स्टेकिंग में, क्योंकि इथेरियम की जो प्राइस है 1 साल में इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुई है, लाइक काइंड ऑफ स्टेबल ही चली है। बाकी सारे अल्ट कॉइन्स की स्टेकिंग परसेंटेज में उनका रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है, बट उनकी प्राइस ऑलरेडी इतनी डाउन हो चुकी है कि जो टोटल रिवॉर्ड आपके हाथ में आता है वो काफ़ी कम आता है। सो वहाँ पे इतना फ़ायदा नहीं हो पाता।